देखना नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ वन पार्टनर विथ अनदर। पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे, वो यूनिट नंबर 1 था। ठीक है, अब इसके ऑनवर्ड्स ये यूनिट नंबर 2 है और लास्ट यूनिट है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस यूनिट में बेसिकली दिया हुआ है कि एक पार्टनर का क्या रिलेशनशिप है दूसरे पार्टनर के साथ। ठीक है, देखना क्या वहां से निकला हुआ है कील व्हील, क्या वो वाला इधर नीचे चेंज कर देंगे बेंच में। देखना रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ अनदर पार्टनर या वन पार्टनर विथ अनदर पार्टनर। देखना द पार्टनरशिप फॉर्म, ये वाला पढ़े थे क्या, जो दो पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, 9 और 10 ये दो चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। ठीक है, देखना मतलब एक पार्टनर का क्या राइट्स रहेगा और क्या ड्यूटी रहेगा। ठीक है, subject to the provisions of the act, the mutual rights and duties of partner of a firm may be determined by contract between the partners। क्या rights and duties रहेगा वो एक contract के द्वारा वो लोग fix कर सकते हैं, जिसको अपने partnership deed बोलते हैं। The contract name is partnership deed and such contract may be expressed or may be implied। ठीक है, in the course of dealing, मतलब वो जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इट कैन इवन बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब क्या था, बाय कंडक्ट या फिर बाय बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, है ना, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वैरिड। वैरिड मतलब चेंज किया जा सकता है। ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हुआ है हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट विद द ड्यू कंसर्न ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, नॉट मेजॉरिटी। ठीक है, ऑल दी पार्टनर्स एंड सच कंसर्न मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड। और वो जो चेंज करने का जो कंसर्न है, चेंज करने के लिए जो हाँ बोल रहे हैं, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होता है बताओ। मतलब अगर वो छोड़ के चले गया तो वो उसी बिजनेस में नहीं कर सकता। करेक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कहाँ पढ़े हम लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े। ठीक है, कहाँ पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पड़े। अगर एक एग्जांपल देखो ना कि सेम बिजनेस कर रहा था, फिर उसके साइड में वही दुकान खोल लेगा पार्टनर, हाँ तो वो नहीं कर सकता। कहाँ दिया वो एग्जाम्पल। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एक टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, पांच था ना, फ्री कंसर्न, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके अंदर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड के अंदर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 27 में। ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई लीगल बिजनेस करने से रोक नहीं सकता। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड्स आर वॉइड, वो वॉइड है नॉर्मली, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, उसका एक्सेप्शंस है। पार्टनरशिप उसमें से एक एक्सेप्शन में एग्जांपल में मैं दिया था क्लास में कि पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स के अंदर अगर 3 लोग पार्टनर हैं तो वो लोग रोक सकते हैं किसी एक पार्टनर को पर्सनली वही बिजनेस फिर से कंटिन्यू करने के। एक लिमिटेड एरिया के अंदर, उसके बाद वो कर हाँ सकता ऑब्वियसली जो एरिया तक हमको फर्क पड़ेगा हम उतना के अंदर उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग पढ़े हैं, तुम भूल हालांकि गए हो लेकिन ये पढ़ा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, सेक्शन नंबर 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। उसके अंदर 5 एक्सेप्शन है, पांचवा के अंदर पॉइंट नंबर 2 या 3 में लिखे होंगे हम लोग कॉपी में, दैट इज पार्टनरशिप।
ठीक है, देख लेना कॉपी में, बाद में मिल जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कुछ भी लिखा हुआ हो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 27 बोलता है कि कोई भी किसी को भी कोई लीगल बिजनेस करने से रोक नहीं सकता है। तो ये बोलता है कि हम सेक्शन 27 को नहीं मानते, मतलब हम रोकने वाले हैं, अभी हम रोकने वाले हैं, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट, हम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर सकते हैं जिसमें अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर, ठीक है। इवन हम लोग छोड़कर जाने के बाद भी हम उसको रोक सकते हैं कि वो सेम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3, कि सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी लिखा हुआ है हम उसको नहीं मानते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी किसी को लीगल बिजनेस करने से नहीं रोक सकता। आज मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं जो बिजनेस लीगल है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता वो बिजनेस करने से, वो मेरा हक है, मैं वो बिजनेस करूं, ठीक है। तो वहां पे यही बोल रहा है कि हम उसको नहीं मानते, इसका मतलब क्या, हम पार्टनर को रोकेंगे एक लीगल बिजनेस करने से, क्योंकि वो सेम बिजनेस किसका है, पार्टनरशिप फर्म का भी है। और अगर सेम बिजनेस करने देंगे तो पार्टनरशिप फर्म के जो क्लाइंट्स हैं हो सकता है वो यूज करे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। टाइम तक रोक सकते हैं, उसके बाद उधर हाँ, जितना भी नॉर्मली रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। मुकेश अंबानी को भी रिस्ट्रेंट करेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन में रिस्ट्रेन था इसीलिए अलग होने की इतने साल बाद रिलायंस जियो आया, ठीक है। क्योंकि मुकेश अंबानी जब बंटवारा हुआ था, रिलायंस मिला, हाँ वो एच था, लेकिन वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट वाला इसमें हो गया था, कंपनी में कन्वर्ट हो चुका था। हाँ, वो जो अपना पीसीके नहीं दिया, उसमें लिखा था कि वो सब जर्नी टू बिजनेस। हाँ, झगड़ा हुआ है बहुत, उसको प्रॉब्लम्स ऑफ एच में बताया होगा, फैमिली डिस्प्यूट्स करके, ठीक है। लेकिन जो भी, मतलब अनिल अंबानी को मिला था रिलायंस, है ना। और ये तो मुकेश अंबानी रिलायंस का तो सारा सीक्रेट जानता था, तो ये रिस्ट्रेन किया गया था मुकेश अंबानी को कि इतने साल तक वो टेलीकॉम बिजनेस नहीं करेगा। तो इसीलिए रिलायंस, मतलब अनिल अंबानी को रिलायंस मिल गया, मुकेश अंबानी इसलिए टेलीकॉम में बहुत सालों तक नहीं आया। जब उसका वो रिस्ट्रेन पीरियड खत्म नहीं हुआ था, वैसे कोर्ट से वो केस जीत कर 4 साल कम करवाया अपना रिस्ट्रेन पीरियड को, और 4 साल पहले रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। वैसे 2020 से 21 में वो खत्म हो रहा था, मतलब जो रिस्ट्रेन ऑर्डर है, लेकिन वो केस वेस करके रिस्ट्रेन ऑर्डर के खिलाफ 3-4 साल कम करवाया था रिस्ट्रेन ऑर्डर को, और इसीलिए जियो लॉन्च हुआ था 2015-16 के आसपास, क्योंकि वो रिस्ट्रेन पीरियड खत्म हुआ, अब कोई रुकावट नहीं है टेलीकॉम बिजनेस करने से। तो वो बैकएंड में सब प्रिपेयर कर लिया था टेलीकॉम बिजनेस के लिए, जैसे ही रिस्ट्रेन पीरियड खत्म हुआ उसके नेक्स्ट से वो लॉन्च किया उसके बाद से, ठीक है। क्योंकि उसको पता था कि सबसे बड़ा इनकम उसको टेलीकॉम ही देने वाला, तो वो सोच लो 10-11 साल खाली इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। आज जियो जितना भी अर्न कर रहा है 10-11 ईयर्स खाली उसमें खर्चा हुआ है मेन तो उनका कुछ, एक ही खर्चा होता है, ऑप्टिक फाइबर बिछाना, ऑप्टिक फाइबर्स बिछाने का। वो इंडिया में बिछा दिया तो फिर पूरे इंडिया में, और सी के नीचे से भी गया हुआ है, पता है, तो जो इंटरनेट तुम लोग यूज करते हो। दूसरा बड़ा बड़ा कंपनी दे देता है, हाँ फिर यहाँ से भी उससे ले हाँ, ऑप्टिक फाइबर्स सी, मतलब समुद्र के नीचे से बिछाया हुआ है पूरा सारा ऑप्टिक, सर्वर कनेक्ट हो, सारा सर्वर कनेक्टेड ऑप्टिक फाइबर्स पूरा, मतलब उसके नीचे से बिछाया हुआ, समुद्र के नीचे से लेकर गया हुआ है सारा। अपना जो टावर है मतलब एक हॉटस्पॉट है, हाँ, उसमें से तार लगा है, उससे देख बस खर्चा सोचो कितना हुआ होगा, समुद्र के नीचे से कंट्रीज कनेक्ट हो रखा है वायर के थ्रू। और एक वायर टूट जाएगा तो सोचो फिर तो खोजने का कितना होगा। तो उससे क्या होता है, 3-4 बिछाया हुआ है, हाँ 3-4 बिछाया हुआ है, तो एक लाइन जैसे दिया हुआ है, इस लाइन से नेट नहीं आ रहा तो उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे लाइन पे, तो नेट चलने लग जाता है। फिर ये लाइन पे क्या प्रॉब्लम हुआ है खोजते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, कहाँ तक आ रहा है और कहाँ से बंद हो रहा है, तो वहां से फिर समुद्र में कहाँ प्रॉब्लम हुआ उसको फाइंड आउट करते हैं। वो काम है बेसिकली। खाली हम लोग इंस्टाग्राम चला दे रहे हैं, पता नहीं कैसा चल रहा है इंस्टाग्राम, है ना।
ये वाईफाई भी वैसे ही चलता है। वाईफाई भी वैसे ही चलता है, सब तक वायर्स नहीं बिछाया होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लियर है इतना, सेक्शन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे करेगा, क्या कर सकता है, क्या हक है बिजनेस में, क्या अधिकार नहीं है। ठीक है, देखना, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एक पार्टनर का क्या क्या अधिकार है बिजनेस को लेकर। ठीक है, सबसे पहला, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, सबका अधिकार है कि वो लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the views of majority of them। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको डिसाइड किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, क्या क्या, हाँ इसमें वोटिंग राइट्स इक्वल है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एंड एवरी पार्टनर shall have the right to express his opinion before the matter is decided। बोलो कोई भी बात जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ठीक है, बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस अगर बदलना है, जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं वो बिजनेस को ही अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो अब कंसर्न किसका लगेगा, ऑल का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, अगर देर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लियर है, तो छोटा मोटा डिसीजन जो भी है बिजनेस के अंदर वो सारा काम मेजॉरिटी से हो जाएगा, लेकिन जब बिजनेस ही चेंज करना चाहते हैं हम लोग, जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उस बिजनेस को ही चेंज कर रहे हैं हम लोग, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बड़ा डिसीजन है। अब जब बड़ा डिसीजन है तो कंप्लीट सपोर्ट चाहिए, मतलब 100% सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। क्लियर है, नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी पार्टनर है उसको अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है और उसका एक कॉपी भी अपने पास रख सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग, मतलब स्लीपिंग को भी अधिकार है, एक्टिव और स्लीपिंग इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू इंस्पेक्ट, चेक कर सकता है उसको, एंड टेक आउट अ कॉपी देयर ऑफ, अगर चाहे तो उसका एक जेरोक्स कराकर भी अपने पास रख सकता है। ठीक है, द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज्ड बोना फाइड, मतलब अपने जरूरत के लिए जब हमको सच में चाहिए तभी हम वो कॉपीज मांग रहे हैं। ठीक है, बोनाफाइड मतलब होता है जेन्यूनली या गुड फेथ, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, भरोसे में, या जेन्यूनली जब हमको चाहिए तभी हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक पार्टनर मालिक है, तो सबका अधिकार बनता है कि कोई भी अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, उसका एक कॉपी भी चाहे तो अपने पास रख सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पार्टनर्स को ऐसा लगता है ना, एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर्स को, कि एक्टिव पार्टनर्स मतलब बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, या खाली बोल रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बहुत प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर। तो स्लीपिंग पार्टनर को अधिकार दे दिया कि तुम चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हो, अगर तुमको डाउट है कि बाकी पार्टनर तुमको झूठ बोल रहे हैं तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, राइट्स ऑफ लीगल हेयर, लीगल हेयर मतलब पार्टनर के डेथ के बाद उसका जो लीगल हेयर होगा, वारिस है ना, सक्सेशन, लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स, किसी का भी या तो लीगल हेयर, मर गया है तो लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव, जिंदा है लेकिन खुद नहीं काम कर सकता तो किसी को रख दिया अपने बदले, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर his legal heir or legal representatives or their duly authorized agents shall have the right to access and to inspect the copy and to take a copy of any of the books of accounts। तो बोला सबका अधिकार है, मर भी गया है तो उसका लीगल हेयर या उसके रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है।
ये राइट्स देना जरूरी है एकदम। अगर ऐसा अधिकार नहीं देंगे हम लोग तो क्या होगा, बाकी पार्टनर जितना प्रॉफिट हुआ होगा झूठ बोलेंगे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है बोल के, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं कर पा रहा है। तो उसको सबको अधिकार देना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का, ताकि कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर को झूठ ना बोल पाए कि प्रॉफिट कम हुआ है। लीगल यार पार्टनर बनने के एंटाइटल्ड नहीं, लीगल हेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बिकम अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ठीक है, जब कोई सब कोई हाँ नहीं बोले तब तक पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ ये जरूर है कि जिसका डेथ हुआ है जो पार्टनर का, उसका जो भी हिस्सेदारी बनता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो पैसा उसको मिलेगा, लेकिन वो उसकी जगह पार्टनर बन जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। एजेंसी है। एजेंसी है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। हो सकता है कि हम पांच के बीच में जो ट्रस्ट हो, किसी एक की जगह कोई दूसरा आ जाएगा तो वो ट्रस्ट हम लोगों का खराब हो जाए या वो ट्रस्ट ना रहे, है ना। जब 5 जन का ग्रुप है दोस्तों का या 3 जन का ग्रुप है, कोई एक जन नहीं आ रहा है तो उसकी जगह किसी को भेज देगा। अब आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई चल जाएगा घूमने तुम्हारे साथ, तो बताओ वो जो मतलब वो जो दोस्ती लेवल है, वो जो बातचीत का लेवल है वो वहां पर वैसा नहीं हो, क्योंकि एक नया व्यक्ति आ गया है तो वो ट्रस्ट वहां पर वैसा नहीं है। तो पार्टनरशिप भी वैसा ही है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है इतना। नेक्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सेक्शन नंबर 13। क्या क्या अधिकार है और क्या क्या लाइबिलिटी होगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, बता रहा हूं। राइट टू रेमुनरेशन, क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी या रेमुनरेशन मिलेगा अगर डीड में लिखा हुआ है तो, अगर डीड में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है वहां पर। राइट टू शेयर प्रॉफिट, सबका इक्वल है, सबका इक्वल है। अगर डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वल है, और अगर डीड में लिखा हुआ है तो उतना रेशियो में रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी जितना ही पैसा लगा ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, लोन्स 6%, ऐसे तो नॉर्मली जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो 6% मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज हमारा अकाउंट्स का ही है, ये एग्जैक्ट सिर्फ उतना ही लिखा हुआ है, उससे ज्यादा एक लाइन नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, पहला 4 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीटली अकाउंट्स का ही टॉपिक है वो। सैलरी मिलेगा या नहीं, डीड में लिखा है तो मिलेगा। प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल होगा, अगर डीड में नहीं लिखा है तो, अगर डीड में लिखा है तो जो लिखा है वो होगा। ठीक है, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ठीक है, और सेम है शेयर ऑफ, ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस के लिए। नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आसान एकदम, पूरा एग्जैक्ट वही लिखा है, बस डीड में है तो वो होगा, नहीं है तो क्या होगा, ये लिखा हुआ है। और हम जो करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में, वो कहाँ से आया ये रूल, यहाँ से आया है वो रूल, वहां पर, वहां से यहाँ नहीं आया, हम वो पहले पढ़ लिए, ये बाद में पढ़ा, लेकिन यहाँ से वहां गया है, यहाँ लिखा है बोलकर वहां पर ऐसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। देखना, इंडेमनिफाइड का मतलब बताया था कल, तो भरपाई करना, मेकिंग गुड द लॉस। ठीक है, देखना, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm। बोल रहे कि अगर बिजनेस ऑफ द फर्म करते वक्त, बिजनेस करते वक्त अगर किसी पार्टनर का कोई खर्चा होता है या कोई पार्टनर कोई पैसा देता है तो उसका अधिकार है कि वो पैसा वो पार्टनरशिप फर्म से लेगा, इंडेमनिफाइड होगा। ठीक है, इन द ऑर्डिनरी, हाँ कोई भी एक्सपेंसेस जैसे पे करता है पार्टनर तो पैसा किससे मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म से मिलेगा वो पैसा उसको। ठीक है, एज वेल एज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम एनी लॉस। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आता है सिचुएशन और उस समय अगर वो कुछ खर्चा इनकर करता है in order to protect the firm from any kind of losses, तो वो जो खर्चा वो इनकर किया है उस पैसे का भी भरपाई उसको
होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म। अ पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म, उल्टा उसका, अगर उसके वजह से कोई नुकसान होता है तो वो पैसा भरेगा फिर। A partner must indemnify the firm for any loss caused by it by, this is important, willful neglect in the conduct of the business। ठीक है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा पैसा लेने के लिए पार्टनर से कि वो नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। ठीक है, जानबूझकर। अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई नुकसान हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर उसका भरपाई करेगा। ठीक है, जैसे कल जैसे मैं बता रहा था, हम 1000 रुपये में सामान खरीदते हैं नॉर्मली और 1000 से ऊपर में बेचते हैं, प्रॉफिट होता है। एक पार्टनर को जिम्मेदारी दिया गया है परचेज का। एक बार ऐसा हो गया 1000 में खरीदा लेकिन 700 में बेचना पड़ गया, 300 का नुकसान हो गया। इसका मतलब ए से थोड़ी 300 रुपये तुम मांगोगे। ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस है, दैट इज टू बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, एनी लॉस कॉज्ड बाय एनी विलफुल नेग्लिजेंट ऑफ अ पार्टनर इज टू बी क्लेम फ्रॉम दैट पार्टनर। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 700 में बिकता पता था, फिर भी ये जानबूझकर 1000 में खरीदा और फालतू में हमारा 300 का नुकसान हुआ है, अगर हम ये बात प्रूफ कर पाएंगे कि द पार्टनर हैज एक्टेड नेग्लिजेंटली, देन हम वो पैसा उससे क्लेम कर पाएंगे। और एल्स एनी प्रॉफिट और लॉस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज टू बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, तुमको एक जैसा लगेगा बहुत सारा चीज, वही वही चल रहा है जैसे लगेगा, लेकिन हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा क्या चीज किसके अंदर है बोल के। जब एक रीडिंग और करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। किसको बोलेंगे पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी? देखो दो चीज है इसमें, किसको बोलेंगे पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी और किसको बोलेंगे पार्टनर का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मीन्स जो भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को बिलोंग करता है। अब कैसे कैसे बिलोंग कर सकता है देखना, जैसे कि सपोज 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। ठीक है, सबको कैपिटल लाना था 2-2 लाख रुपए का। ठीक है, तो ए क्या किया, अपने कैपिटल के जगह फर्नीचर ले आया 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये जो फर्नीचर है अभी किसका प्रॉपर्टी है, पार्टनर का कि पार्टनरशिप फर्म का? पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय एनी पार्टनर एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के फॉर्म में अगर कोई एसेट हम लाते हैं तो वो पैसा किसका हो जाएगा या वो एसेट किसका हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का। पहली बात ये। दूसरा, अगर ए बी एन सी पार्टनर है और तीनों मिलके पैसा लगाए 6 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लगाए, और पार्टनरशिप फर्म इस 6 लाख रुपए में से फर्नीचर लाया 2 लाख का। अब ये फर्नीचर किसका होगा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, दोनों में अंतर है, पता चल रहा है। एक में क्या हुआ, एक पार्टनर डायरेक्टली एसेट कंट्रीब्यूट किया है और दूसरे में एक पार्टनर पैसा कंट्रीब्यूट किया है और उस पैसे से फिर हम एसेट लाए हैं। तो इन बोथ द केसेस the asset belongs to the partnership firm। क्लियर है? एंड थर्ड वन में लिखा है गुडविल। गुडविल बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट टू एनी पार्टनर। गुडविल किसका है, बिजनेस का गुडविल है, फर्म का गुडविल है, तो गुडविल बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट द पार्टनर्स। क्लियर है? तो यही 3 पॉइंट लिखा हुआ है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में। ठीक है, एक रीड करते हैं। The expression property of the firm also referred to as, और क्या क्या बोला जाता है इसको, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट स्टेट।
सबका मतलब एक ही है जितना भी वर्ड्स लिखा हुआ है। डिनोट्स ऑल प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, स्टेट्स मतलब एसेट नहीं, स्टेट्स मतलब प्रॉपर्टी होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, डिनोट्स ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट टू विच द फर्म, that is all partners collectively may be entitled. The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following items. तो देखिए ये चीजों को हम लोग किसका प्रॉपर्टी मानेंगे? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। जो चीज पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होगा उस पे सारे पार्टनर्स का अधिकार होगा, और जो चीज एक पर्टिकुलर पार्टनर का प्रॉपर्टी होगा वो उसका अधिकार सिर्फ उसी पार्टनर का होगा, ठीक है। पहला, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट विच पार्टनर्स मे हैव ब्रॉट इन। मतलब पहला वाला एग्जांपल मेरा कैपिटल के फॉर्म में क्या लाया, कोई एसेट ले आया है, ठीक है, ब्रॉट इन टू द कॉमन स्टॉक एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन बिजनेस, मतलब कैपिटल, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, कोई एक पार्टनर पैसे की जगह अगर कोई एसेट ले आता है तो वो एसेट अब किसका है माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड, ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट अक्वायर्ड, मतलब खरीदे हैं और परचेज बाय और फॉर द फर्म और फॉर द पर्पस एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कि नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस के टाइम पर इसको किया गया है, इसको पार्टनरशिप फर्म खरीदा है या एक्वायर किया है, तो वो प्रॉपर्टी भी किसका माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का। जो मैं सेकेंड एग्जांपल में दिया था, ए बी और सी कैपिटल लाए, 2-2 लाख रुपए, 6 लाख हुआ, और उस 6 लाख से पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वो प्रॉपर्टी भी किसका है माना जाएगा? पार्टनरशिप फर्म का। और तीसरा, गुडविल। नॉर्मली ये सेल्फ जनरेटेड होता है, ठीक है, बट इट कैन बी परचेज्ड एज वेल, परचेज भी हो सकता है। परचेज हुआ होगा तो पॉइंट नंबर 2 में आ ही जाएगा, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी या राइट्स परचेज। और अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नॉट एनी इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। इसमें है कि अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म का हो गया है। जैसे कि ए बी एन सी पार्टनर है और उनको अपने बिजनेस के लिए कार का जरूरत था, ठीक है, मैनेजर इधर उधर जाने के लिए कार का जरूरत था। तो ए क्या किया, ए बोला कि मेरा पर्सनल गाड़ी जो है वो अपने यूज कर सकते हैं, क्यों गाड़ी का खर्चा करेंगे अभी फालतू में, मेरा पर्सनल गाड़ी है, खड़ा रहता है, जब जरूरत पड़ेगा मैनेजर मेरे गाड़ी में चल जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का काम करने के लिए। हो सकता है ऐसा कोई एक पार्टनर अपना इंडिविजुअल पर्सनल एसेट यूज करने दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि फालतू में गाड़ी का खर्चा भी करे पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब क्या ये गाड़ी का मालिक पार्टनरशिप फर्म बन गया? नहीं, इसका मालिक कौन है? अभी भी एक पार्टनर है, दैट इज मिस्टर ए। समझ में आ रहा है? तो एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू अ पार्टनर and is used for the purpose of the partnership firm does not make the property of the partnership firm, it is the property of the partner। समझ में आ रहा है? ठीक है, देना वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा। where the property is exclusively belonging to a partner, एक पार्टनर का प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी ए का है, it does not become a property of the partnership firm, ये संपत्ति पार्टनरशिप फर्म का नहीं हो जाएगा, merely because, क्योंकि it is used for the business of the partnership, पार्टनरशिप फर्म में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पार्टनर।
ठीक है। सच प्रॉपर्टी विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी बनेगा। तो उसको एक प्रकार का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे। अगर गाड़ी दे दिया मिस्टर ए, तो गाड़ी आ गया फर्म के पास, और ए का कैपिटल अगर बढ़ जाएगा उतना से, देन दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप फर्म। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा सेक्शन है 15, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो सिर्फ इतना ही लिखा होगा, जो चीज पार्टनरशिप फर्म को बिलोंग करता है वो एसेट पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही सिर्फ यूज होना चाहिए। ठीक है, देखना, subject to the contract between partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the business of the purpose of the business। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म का गाड़ी है और ए को कहीं घूमने जाना है, तो ये गाड़ी को अभी ले जा नहीं सकता है। ठीक है। तो अगर कोई चीज पार्टनरशिप फर्म को बिलोंग करता है, इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, दैट मीन्स दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। अब सपोज 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म के में 3 कार है। ये आपस में डिसाइड किए कि एक एक गाड़ी लोग अपने पर्सनल कामों के लिए रखेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है। पहली बात तो हाँ करेक्ट है कि अगर तीनों एग्री कर रहे हैं तो फिर ऐसा वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहला लाइन में लिखा है, देखो एक लाइन, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो फॉलो होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या फॉलो होगा कि यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग पर्सनल यूज करेंगे या फिर हमारा कोई पर्सनल काम है तो हम लोग उसमें करने वाले हैं और सब एग्री कर रहे हैं, देन दे कैन डू दैट। ठीक है। लेकिन अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है, देन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, क्लियर है? तो वही लिखा है पहला लाइन में, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फॉलो होगा। ठीक है। पढ़ो, ये बहुत आसान पॉइंट है। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। किसने लिखा हुआ है? क्या लिखा है सबसे पहले? पार्टनर अगर फर्म से कोई प्रॉफिट कमाता है बिना वजह, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट तो ही, बाकी अगर कोई पर्सनल मतलब कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, देन ही मस्ट रिटर्न द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देखना, वेयर अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name। मतलब किसी भी तरीके से
पार्टनरशिप का नाम यूज करके, पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन से, या फिर कोई प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फॉर्म का यूज करके, जैसे पार्टनरशिप का गुडविल को यूज करके, या पार्टनरशिप फॉर्म के कोई एसेट को यूज करके अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाता है पार्टनर, तो वो प्रॉफिट वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को पे करेगा। ठीक है, he must account for that profit and pay it to the firm। ऐसा प्रॉफिट को हम किसको दे देंगे, पार्टनरशिप फॉर्म को। ठीक है, देना क्या लिखा है एग्जाम्पल में, ए बी सी एंड डी एस्टैब्लिश पार्टनरशिप बिजनेस फॉर रिफाइनिंग सुगर। ए who was himself a wholesale grocer was entrusted with the work of selection and purchase of sugar। तो उसको शुगर खरीदने का काम दिया गया बेसिकली। एज अ होलसेल ग्रोसर, ए was well aware of the variations in the sugar market and had the suitable sense of proprietary as regards purchase of sugar। तो उसको परचेज ऑफ शुगर के बारे में काफी आइडिया है उसको। ठीक है, he had already in stock sugar purchased at a low price which is sold to the firm when it was in need of some without informing the partners that sugar sold was belonging to him। तो बोला कि पहले से शुगर खरीद कर रख लिया था लो प्राइस पे, और जब थोड़ा प्राइस ज़्यादा हुआ तब पार्टनरशिप फर्म को वो शुगर वो बेच दिया। ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टनर्स। ठीक है, it was in need of some without informing the partners that the sugar was belonging to him। It was held that A was bound to account to the firm for the profits earned। जो भी कमाया है A, so made by him। This rule however is subject to contract between the partners। ठीक है, अब ये रूल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है। क्यों ऐसा है देखना, क्योंकि हाँ, जब शुगर किसी से तो खरीदना ही पड़ेगा, किसी से तो खरीदेंगे। अब एक को नॉलेज अगर है और एक का पर्सनल बिजनेस उस चीज का है, तो हो सकता है ए बी सी एंड डी डिसाइड करे कि हाँ ठीक है ए से ही ले लेंगे, अपना ही तो पार्टनर है। ठीक है, अगर सही रेट में दे रहा होगा तो, है ना। तो अपने को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि किसी पार्टनर से अपने ले रहे हैं, लेना तो किसी ना किसी से है ही। पार्टनर से नहीं लेंगे तो किसी थर्ड पार्टी से खरीदेंगे हम लोग, तो किसी से तो खरीदना है ही। तो आपस में पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर से खरीदा जाएगा, और अगर ऐसा डिसाइड करते हैं वो लोग तो फिर उस पार्टनर से ही वो चीज खरीदा जाएगा। क्लियर है? तो इसमें इतना सा बात है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ए जो है बाकी पार्टनर्स को ये बात बताया नहीं है कि वो पर्सनल है, पर्सनल शुगर है उसका, तो उससे क्या होगा, चांसेस है कि वो चीट कर रहा होगा। लेकिन अगर बताकर बेच रहा है, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं, तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, ए बी सी एंड डी। क्या क्या? हाँ हाँ, शुगर रिफाइनिंग मतलब बेसिकली उसका चूरा बनाना, या फिर मतलब जो शुगर जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है, वो रिफाइंड शुगर है। और वो नॉर्मल शुगर आता है जिसको रिफाइंड किया जाता है, बड़ा बड़ा पीस, उसको उतना छोटे छोटे दाने में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी सी एंड डी started a business in partnership for importing salt from foreign ports and selling it to Chittagong। चिट्टागोंग कहाँ है ये? ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, चिट्टागोंग जगह का नाम है, सोचो, मेरे को तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है, A struck certain transactions in staff on his own account which were found to be of the same nature as the business carried on by the partnership। जो पार्टनरशिप जो बिजनेस कर रहा है वैसा सेम ट्रांजैक्शन, सेम बिजनेस एक पार्टनर भी कर रहा है। इट वॉज हेल्ड एट ए, जो भी प्रॉफिट हुआ है ए को, A was liable to account to the firm for the profits of the business so made by him।
ठीक है। तो बोल रहा है कि पर्सनल सेम, अगर सेम बिजनेस कर रहा है जो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है, वो तो मना है करने से, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट वो अर्न किया होगा वो प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पार्टनर आपस में एग्री करे कि पर्सनली वो बिजनेस कर सकता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर वो पर्सनली वो बिजनेस कर रहा है तो सारा रूल ही क्या है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपस में लोग डिसाइड करते हैं कि पर्सनली भी सेम बिजनेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो पर्सनली सेम बिजनेस कर सकता है, ठीक है। बांग्लादेश का है क्या? हाँ, चिट्टागांव, चिट्टा चिट चिट्टागांव है वो शायद, बांग्लादेश में तो है एक चिट्टागांव या चिट्टागांव कुछ। चिट्टोग्राम तो कुछ नहीं, लेट इट बी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखना राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फॉर्म, ठीक है। देखना सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 1, after a change in the firm, where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of partners in the reconstituted firm remains the same as they were immediately before the change, as far as may be। तो बोल रहा है कि अगर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि ए और बी पार्टनर है और सी बोल के एक नया पार्टनर सपोज आता है, तो अगर ए और बी के बीच में कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो जो पहले इनके आपस में चल रहा था वही चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, याद करना, सपोज ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2 का, सी बोल के पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, तो सी को 1/5 देने के बाद 4/5 बचेगा, 4/5 हम डिवाइड कर देते 3:2 में, क्योंकि हम भी यही मानते थे कि नए के आने के बाद भी पुराने के आपस में वही का वही रहेगा, मतलब 3:2 ही रहेगा। याद है, ये आधा आधा नहीं कर देते थे ए और बी के बीच में, याद है ना, 3:2 में बांटते थे ना ओल्ड रेशियो में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो चीज सेक्शन नंबर 17 का पॉइंट नंबर 1 में, कि किसी भी पार्टनर के आने जाने या कुछ भी होने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है उनके बीच में, तो जो था वही उनके बीच में कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आता है इसमें, ठीक है। कुछ याद है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अकाउंट्स, याद है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, where a firm constituted for a fixed term, आज पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, 5 साल के लिए बना है, लेकिन 5 साल से ज्यादा बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो, तो 5 साल बाद भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा जो 5 साल में था, ठीक है। where a firm constituted for a fixed period continues to carry on business after the expiry of that term, फिर भी वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। The mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as may be consistent with the incidents of the partnership at will। और क्या बन जाता है वो याद ही होगा, it becomes a partnership at will, पिछले क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। Where additional undertakings are carried on, एक बिजनेस के लिए हम लोग पार्टनरशिप किए हैं और कोई दूसरा बिजनेस हम लोग करने लग गए हैं, और उस दूसरे बिजनेस के लिए कुछ ड्यूटी या राइट्स डिसाइडेड नहीं है, तो जो पुराने बिजनेस के लिए था वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, कैरी आउट अदर, नया कुछ करता है, अदर एडवेंचर अंडरटेकिंग आर द सेम एज दोज इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स। तो बोल रहा है कि जो बिजनेस के लिए आया है, एक साथ पार्टनरशिप किए हैं, उस बिजनेस में जो डिसाइडेड था, अगर कोई नया बिजनेस करते हैं जिसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो उसमें भी वही फॉलो किया जाएगा जो पुराने में फॉलो कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो तीनों पॉइंट पे एक जैसा ही है,
जो था वही रहेगा, इतना ही लिखा हुआ है 3 जगह में। पहला, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दूसरा, टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। और तीसरा, एक बिजनेस के लिए था लेकिन एक से ज्यादा या अलग कोई बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, तो तीनों में वही राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यू करेगा जो पहले कंटिन्यू कर रहा था। क्लियर है? इतना पढ़ेंगे, रुकेंगे, ठीक है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, ठीक है। ये चैप्टर ही ऐसा है जहां पर मतलब थोड़ा सा मतलब एक जैसा सब कुछ लगेगा कि एक ही चीज तो पढ़ रहे हैं, बार 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 लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा स्पेसिफिक सेक्शन से ही उसका आंसर निकल पाएगा, बाकी सेक्शन यूज में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिटेल में यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पार्टनरशिप का बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में एकदम सही करने के लिए इसको, ठीक है। बाकी यूनिट 1 बहुत आसान है, 3 बहुत आसान है, ठीक है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है तो देखो। क्लियर है, ठीक है।